हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे कुलदीप संचेती चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए सीए फाइनल, आईडीटी एंड अदर सब्जेक्ट के कंटेंट को सबसे पहले देखने के लिए। चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। टोटल 45 पेजेस का ये चैप्टर है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशन अपन ने डिस्कस कर लिया। हैव यू गॉट एनी क्वेश्चंस ममता? कोई क्वेश्चंस पूछना है? वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर सी कैटेगरी का है, लेकिन हमने स्टार्ट इसी से करना अच्छा समझा बिकॉज ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है। और हम जो आईडीटी के बाकी लेके आने वाले हैं ना, उसके अंदर पता है और भी कुछ एडिशन करने वाले हैं। दैट इज कि मैं पहले एक टॉपिक कवर करूंगा, फिर ममता दूसरा टॉपिक, एंड थोड़ा फनी भी रहेगा, थोड़ा एंटरटेनिंग भी रहेगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी है वो आए और रियलिटी में होता क्या है साथ साथ में वो भी डिस्कस करते चलेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। कैन यू प्लीज टेल ममता एज वेल द सेम थिंग, रिपीट? Please like, share and subscribe our channel. हाँ, कमेंट करना प्लीज मत भूलना, बिकॉज ये तो आपका धर्म है यार। ओके, done. So we are starting with the chapter first discussion, that is the introduction of GST. Okay, यहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं एंड मेरे साथ में है ममता राठी। तो हाय ममता, हाउ आर यू? Hi. Okay, we I'm both good. are CA How are you? finalists and we appear for the exam second group exam as well. तो अभी आगे बढ़ते हैं, दैट इज हमारा सबसे पहले चैप्टर 1। ओके, हम यहाँ पे लगभग ट्राई करेंगे कि सारे आईडीटी के नए वाले जो रिवाइज्ड मई 22 वाला स्टडी मैट है उससे सारे इलस्ट्रेशंस और सारे टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस डिस्कस कर ले। सो सबसे पहले एज यू कैन सी हम अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हम छोटे हो गए इधर, एंड यहाँ पे अपन स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट के अंदर यहाँ पे आपको सिंपली जेनेसिस ऑफ जीएसटी इंडिया में आया कैसे उसका पूरा हिस्ट्री बता रखा है, एंड देन उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी बता रखा है। यहाँ तक अभी तक कोई एग्जाम्पल नहीं है। हाँ, ये छोटे मोटे एग्जाम्पल्स हैं जो कि सिंपली ये बताते थे कि पहले वैट के रिजाइम में क्या था, कितना टैक्स लगता था, कितनी इनवॉइस वैल्यू आपकी थी। एंड अभी के करंट के लिए अगर मैं कहूँ कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ रेलेवेंट हो, तो इसके अंदर अभी तक तो कोई एग्जाम्पल नहीं है। 2 एग्जाम्पल है, लेकिन वो भी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी तो उनकी कम है। बट ये फर्स्ट इंट्रास्टेट सप्लाई का है। सबसे पहले चलते हैं अपन इलस्ट्रेशन 1 की तरफ। तो इलस्ट्रेशन 1 क्या बोलता है आपका, लेट्स सी। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, ये बोल रहा है कि एक लोकल सप्लाई हुई है गुड्स और सर्विसेज की, और सप्लायर है वो क्या करेगा, आपसे डुअल जीएसटी चार्ज करेगा, एक तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, बिकॉज ये क्या है, इंट्रास्टेट सप्लाई है। इंट्रास्टेट सप्लाई में क्या होता है, चार्ज होंगे यहाँ पे, ठीक है, दोनों चार्ज होंगे। और इंटर होगा तो यहाँ पे आईजीएसटी आपका चार्ज होता है कंसोलिडेटेड रेट से, जो सीजीएसटी और एसजीएसटी के होते हैं उससे। तो यहाँ पे ए ने बी को सप्लाई किया है 10,000 रुपए की वैल्यू ऑफ गुड्स है, तो उस पर 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी से टोटल हो गया आपका 900, 900, 1800, यानी कि 11,800 का टोटल हो गया, जो वैल्यू रिकवर करेगा सप्लायर रिसीवर से। ये था सिंपल, ए से बी का ट्रांजेक्शन हुआ है, यह एक इंट्रास्टेट सप्लाई है। तो ए ने बी से रिकवर किया है, बी को अगर वो बिजनेसमैन है तो वो क्या कर लेगा, ये 900 एंड 900 का यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी का आईटीसी क्लेम कर लेगा। गॉट इट? इस पार्ट में कोई भी वो नया क्वेश्चन, नई चीज नहीं थी, सिंपल ट्रांजेक्शन था। अब जैसे ये बोल रहा है कि उसी ट्रांजेक्शन में अब आगे क्या होता है, बी सी को सप्लाई कर देता है, ठीक, तो उस केस में क्या होगा, जो वैल्यू एडिशन हो रहा है वो 20% पे होगा। ओके, वैल्यू एडिशन 20%, यानी कि यहाँ पे इसने अगर 10,000 का गुड्स जो खरीदा है वो 10,000 प्लस 20% अपना मार्जिन रख के, यानी कि 12,000 में आके सप्लाई करेगा। ओके, अब 12,000 में अगर ये फर्दर सप्लाई कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे वो, और सप्लाई भी कैसे कर रहा है, ये इंट्रास्टेट ही कर रहा है, तो अगेन यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेंगे 9% से। तो 12,000 के ऊपर 9% अगर आप करोगे तो 1080 आ जाएगा, एंड वही एसजीएसटी भी करते हो तो 1080 आ जाता है। तो टोटल प्राइस जो चार्ज की जाएगी बी से सी को वो 14,160 हो जाएगी। अगेन अगर सी भी एक बिजनेस पर्सन है तो वो क्या कर लेगा, यहाँ पे आईटीसी क्लेम कर लेगा जो भी इसने इसको जीएसटी पे किया है उसका, और वो जो आगे फर्दर चार्ज करेगा उसके ऊपर जीएसटी फिर से कर लेगा। लेकिन वही बोला कि अगर बी ने गवर्नमेंट को अगर कुछ सप्लाई किया तो उस केस, अब देखो ये हो गया यहाँ तक अपना सारा ट्रांजेक्शन। अब देखो सीजीएसटी और एसजीएसटी किसके पास जाने वाला है, अल्टीमेट अपन जानते हैं कि जो जीएसटी है वो हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो भी मेरा जीएसटी है वो कौन कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट है वो कलेक्ट करेगी, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट,
वो गवर्नमेंट जहाँ पे अल्टीमेटली गुड्स जाके कंज्यूम हो रहा है। तो इस ट्रांजेक्शन में देखो, बिकॉज सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहे हैं दोनों में, तो दोनों इंट्रा स्टेट है, तो मतलब एक ही स्टेट, यानी कि मान लो राजस्थान का केस था तो राजस्थान में ही सलट गया। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल केस, जैसे अपन इंटर स्टेट में जाएंगे तब वहाँ पे ये चीज देखनी है। अब यहाँ पे तो क्या है, गवर्नमेंट सेम है, तो जितना भी पे किया है 1080 अल्टीमेटली पे किया, 900 का आईटीसी ले लेंगे तो 180 रुपीज है वो पे, नेट पेमेंट है वो गवर्नमेंट को जाएगा इसकी तरफ से। और गवर्नमेंट को 900 रुपए तो उससे मिल गए और 180 रुपए इससे मिल जाएंगे, तो अल्टीमेट गवर्नमेंट को 1080 रुपीज यहाँ पे मिल जाएंगे। गॉट इट? एनी डाउट? देखो यहाँ पे हो गया आपका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू का अलोकेशन। ठीक है, 900 इससे मिल गए, 180 इससे मिल गए, 1080 सेंट्रल को चला गया, और वही 900, 180 और 1080 इसको मिल गए, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे चला गया। राइट? एनी डाउट ममता? यहाँ पे मैंने ममता को भी साथ में इसलिए रखा ताकि कोई डाउट्स हो तो वो अल्टीमेटली डिस्कस करके साथ साथ में कवर अप हो जाए। राइट ममता? यस, या नो ये है, डाउट येट। ये सेम इंटर स्टेट सप्लाई का है। डू यू वांट टू? जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज होती है, मतलब ठीक सेम है, ही यहाँ, बस वो Supply of सेम goods- ऊपर वाला है, बस इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है यहाँ पे। सेम है ऊपर, उसमें विदिन स्टेट होता है, इसमें इंटर स्टेट होता है। राइट, एक से दूसरी स्टेट, लाइक हरियाणा से दिल्ली, ठीक हाँ। है, इसमें क्या लगेगा? इंटर स्टेट है ये, नहीं, इंटर स्टेट इसमें कवर होगा। यहाँ पे जो पहला ट्रांजेक्शन है उसमें एक्स है वो स्टेट 1 में है और ए को सप्लाई हो रही है वो भी स्टेट 1 में, मतलब कि यहाँ पे स्टेट है वो सेम है और सेम स्टेट होते ही ये पहला ट्रांजेक्शन तो कौन सा है? इंटर है। फिर वही, ठीक है, तो इसमें तो वही सीजीएसटी एसजीएसटी ही लगेगा। ये दूसरे ट्रांजेक्शन में ये ए है जो स्टेट 1 का है और जो बी है वो स्टेट 2 का है। तो इस केस में इसमें क्या कर रहा है, 20% एडिशन हुआ है, ठीक है, वैल्यू एडिशन, जब 10,000 का 120% कर देंगे तो 12,000 हो गया, एंड देन आईजीएसटी लगा देंगे क्योंकि ये अदर स्टेट में है, ठीक है। ये हो जाएगा 12,000 का 18%, 2160 टोटल वैल्यू गई, एंड देन हम करेंगे कि टोटल आईजीएसटी कितना पेबल होगा गवर्नमेंट को। राइट, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट को नीचे देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट को आईजीएसटी 2160 को गया और उसमें से फिर ये आईटीसी ले लेंगे जो भी इन्होंने सीजीएसटी आईजीएसटी पे किया है, तो इसको टोटल 360 का सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। ऊपर वाले में क्या था, सेंट्रल और स्टेट को है वो अलग अलग बाइफर्केशन होके जा रहा था 180, लेकिन यहाँ पे आईजीएसटी था तो इसीलिए 360 टोटल सेंट्रल को जाएगा, फिर सेंट्रल जिस स्टेट का होगा उसको प्रोपोर्शनेट अलोकेट कर दिया। फिर देखो बी ने आगे सी को सप्लाई किया और जो कि स्टेट 2 से स्टेट 2 के अंदर ही है, तो फिर से कौन पिक्चर में आ जाएगा, सीजीएसटी और एचजीएसटी, इंटरेस्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 14,400 है, उसमें सीजीएसटी इन्होंने इतना ऐड किया, एचजीएसटी इतना ऐड किया, 99% ही है। ओके, तो टोटल प्राइस इतनी इन्होंने चार्ज की। अब देखो यहाँ पे जीएसटी का फिर से गवर्नमेंट को अलोकेशन कैसे हुआ है, दैट इज कि गिव मी 1 सेकंड, जूमिंग इट। तो यहाँ पे जो सीजीएसटी पेबल है वो 1296 है, ठीक है, और इतना ही क्रेडिट मिल जाएगा उनको आईजीएसटी का। ओके, तो सीजीएसटी तो कुछ देना नहीं पड़ेगा और वही एसजीएसटी पेबल 1296 है। अगेन यहाँ पे सिर्फ जो बैलेंस अमाउंट, क्योंकि ना आईटीसी के अलोकेशंस के रूल्स अभी अमेंड हुआ, राइट ममता? आईटीसी को अपॉर्शनमेंट जो करना होता है अपन कैसे क्लेम कर सकते हैं, पहले पूरा सीजीएसटी रिटर्न रूल 88A अप्लाई होगा कुलदीप यहाँ पे, जो कि हम अगर सीजीएसटी है तो सीजीएसटी के अगेंस्ट और आईजीएसटी के अगेंस्ट हम वो कर सकते हैं, क्रेडिट अलाउड है, मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड एचजीएसटी भी ऐसे ही है, एचजीएसटी के अगेंस्ट एंड आईजीएसटी के अगेंस्ट कर सकते हैं, और मतलब सीजीएसटी और एचजीएसटी को हम वाइस वर्सा यूज नहीं कर सकते। डन। और आईजीएसटी का अगर हमारे पास में होता है तो पहले हम सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी और फिर आईजीएसटी। आईजीएसटी का आईजीएसटी में तो जा ही सकता है, लेकिन पहले अपन सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी के अंदर ऐसे जाते हैं, तो इसीलिए इन्होंने पहले सीजीएसटी का पूरा यहाँ पे क्लेम कर लिया 1296 यहाँ पे पूरा, और जो बैलेंस बचा वो फिर सिर्फ एसजीएसटी को दे दिया। तो यहाँ पे पेमेंट जो हुआ ना बचा वो सिर्फ एसजीएसटी को हुआ है। हालांकि ये टैक्स पेयर की चॉइस है कि वो कैसे उसको क्लेम करना चाहता है, बट यहाँ पे उन्होंने एक अल्टरनेटिव दे दिया कि सीजीएसटी पहले क्लेम कर लिया और एसजीएसटी बाद में किया। ओके, तो ये देखो ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ गया है कि कितनी कितनी रेवेन्यू अर्न की है कौन सी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने गई है, स्टेट 1 की गवर्नमेंट को और स्टेट 2 की गवर्नमेंट को कितना गया। जब पहला ट्रांजेक्शन हुआ था, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, तो उसके अंदर हमारा एक्स टू ए सप्लाई हुआ था, ये इंट्रा था, तो उसमें उस गवर्नमेंट को, स्टेट 1 की गवर्नमेंट को चला गया था 900 और 900 चला गया था सेंट्रल गवर्नमेंट को। जब ए ने बी को सप्लाई की तो वो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन था, इंटरस्टेट के अंदर सिर्फ आईजीएसटी पे करना था, तो वो किसके पास चला गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पूरा अमाउंट चला गया था, राइट। देन फिर हमारा आता है स्टेट 1 से सेंटर को हुआ, ओके ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये आईजीएसटी आया तो स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसमें आईटीसी क्लेम किया था उन्होंने, तो आईटीसी क्लेम हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग 900 जो इन्होंने यहाँ पे क्लेम कर रखा था वो अपना रिवर्स कर देंगे, और मतलब जो गवर्नमेंट है उनको 900 मिले हुए थे, लेकिन जैसे ही आईटीसी क्लेम हुआ तो ये अमाउंट रिवर्स हो जाएगा और ये यहाँ पे वापस से ऐड हो गया, मतलब यहाँ रिवर्स हुआ है, यहाँ वापस से ऐड हो गया, तो 900 एंड 360, तो टोटल अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में 1260 रुपीज चले गए। उसके बाद में बी ने सी को सप्लाई किया, तो यहाँ पे कौन सा ट्रांजेक्शन था, बी ने जो सी को सप्लाई किया था, तो आईजीएसटी इंटरस्टेट, नहीं, बी और सी दोनों सेम स्टेट के थे, स्टेट 2 के, ओके, तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया जाएगा, ओके। तो हुआ क्या था कि जो भी उसकी लाइबिलिटी आई थी उसमें से वो 1260 का तो आईटीसी क्लेम कर लिया था उसने, ओके, और जो बचा हुआ था फिर वो उसका पेबल आ गया था यहाँ पे। एंड अगेन द सेम अमाउंट इज ट्रांसफर्ड बाय स्टेट, यहाँ पे मतलब क्योंकि ये क्लेम करेगा आईटीसी, तो ये 864 है, वो सेंटर इसको ट्रांसफर करके इसको चला जाएगा, तो मतलब अल्टीमेटली रेवेन्यू कहाँ किस स्टेट को मिली है वो देखो, वो स्टेट 2 है जिसको रेवेन्यू गई है, ठीक है, किसको, स्टेट 2 को। स्टेट 1 से ट्रांजेक्शन ओरिजिन हुआ था लेकिन उसके पास में नील वैल्यू गई है, कोई रुपया उसके पास में नहीं गया, क्योंकि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यहाँ पे जिस स्टेट में जाके कंजम्पशन होता है अल्टीमेटली गुड्स का, वो वाला स्टेट ही है वो क्या लेके जाता है, रेवेन्यू लेके जाता है, राइट। ओके, तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन 1, जिसके अंदर हमने इंट्रा और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स को अच्छे से समझ लिया। लेट्स गो फर्दर एंड नेक्स्ट एग्जांपल तुमको एक्सप्लेन करना है ममता। यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, कुछ नहीं, जीएसटी किन पे एप्लीकेबल है, 5 प्रोडक्ट्स है जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है उनकी डिटेल बता रखी है, कौन कौन से टैक्स है वो सबस्यूम्ड हो गए हैं जीएसटी में, सेंट्रल टैक्सेस कौन से और स्टेट टैक्स कौन से उनके बारे में बताया है। एंड इसके अलावा इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है वैसे कुलदीप, हाँ एमसीक्यू बन जाता है इस पे, राइट, कि कौन से मर्ज हुए हैं जीएसटी में, इस बार भी आया था, उसमें आया था इंटरटेनमेंट टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, तो वो सबस्यूम्ड नहीं हुआ है, ये एक्सेप्ट दोज हैं जो कि लोकल बॉडीज लेवी करती हैं, तो लोकल बॉडीज वाले पे एमसीक्यू आया था इस पर, राइट। तो ये वाला पोर्शन हो गया। देन इसके बाद में था कि प्री जीएसटी स्ट्रक्चर कैसे था, ओके, इंडिया के अंदर टैक्सेस का बहुत सारे टैक्सेस थे, सेंट्रल लेवल पे मल्टीपल स्टेट टैक्सेस थे, ये सारे थे, यहाँ पे ये सिंगल हो गया, बस कुछ नहीं, ओके। अब ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके केस में आपको है वो क्या करा है, इन पे जीएसटी अभी तक नहीं लगता। एक तो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, वो तो आउट ऑफ द परव्यू है, जिस पे जीएसटी कभी लग ही नहीं सकता, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही डिफाइन कर दिया गया है जीएसटी इज लेविएबल ऑन सप्लाई अदर देन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसको रिमूव कर दिया गया है, इसीलिए अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट को लगाना भी होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा सबसे पहले। और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे, ये देखो यहाँ पे लिखा है पावर टू टैक्स रिमेन्स विद इन द स्टेट, हाँ ये इसके ऊपर जो टैक्स लगाने का पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को ही देता है, ओके। अब बात करते हैं 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये जीएसटी काउंसिल जिस दिन से डिसाइड करेगी उस दिन से इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। इंटरटेनमेंट टैक्स जो कि लोकल बॉडीज लगाते हैं उस पर अभी भी लोकल बॉडीज लगा सकते हैं, एंड तंबाकू के ऊपर दोनों लगेंगे, जीएसटी भी लगेंगे और एक्साइज ड्यूटी भी लगेंगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती और सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लगा के उसके ऊपर रेवेन्यू भी अर्न करना चाहती है, तो बोथ द पर्पस यहाँ पे सर्व हुए हैं। उसके बाद में आता है बेनिफिट्स क्या हैं जीएसटी के, ओके, एक अच्छा मार्केट प्लेस बन गया है, गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया को इनिशिएटिव मिला है, एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट हुआ है, तो ये सिंपल चीजें हैं, कुछ मतलब वैसे टेक्निकली नहीं है, अभी अपन जाएंगे एग्जाम पर्पज से तो उसमें तो बहुत मतलब डिटेल में कवर करना है अपन को, वैल्यूएशंस वगैरह जहाँ से मेनली क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं, ये तो एकदम बेसिक पार्ट है।
फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन कौन से हैं, प्रीएम्बल्स 25 पार्ट 448 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल्स हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स को यहाँ पे जीएसटी के लिए रेलिवेंट है, तो वो 265 है जो बोलता है कि भाई गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो ही सिर्फ अथॉरिटी ऑफ लॉ के साथ में वो टैक्स इम्पोज कर सकती है, ऐसे नहीं कर सकती है। ये सारे हैं। जीएसटी काउंसिल का भी एक अलग से आर्टिकल यहाँ पे इंसर्ट किया गया है जिसके अंदर काउंसिल कंस्टिट्यूट की गई और उसके ऊपर पूरी डिटेल में यहाँ पे बातें की गई हैं। ओके, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दैट इज टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन, मतलब वो सिर्फ एक ही इलिस्ट्रेशन था, हमने नए स्टडी मेट में देखा है, तो अभी अपन इसके टीवाईके के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं वन बाय वन। ओके ममता, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बोलता है क्वेश्चन है लिस्ट क्या है सम बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, दैट इज मतलब जीएसटी का जो बेनिफिट्स है ये बेसिक इंटर लेवल पे इम्पोर्टेंट है, वैसे हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये गिवन है ऊपर तो ज्यादा मतलब मुश्किल है नहीं, तो यहाँ कर पे सकते हो कि हमारा जो है वो एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनता है। ओके, सेकेंड थिंग कि मेक इन इंडिया को इनिशिएटिव मिल रहा है गवर्नमेंट से, एंड बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स, कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर, इंडिया के लोग जो एक्सपोर्ट्स करते हैं उन लोगों के एम्प्लॉयमेंट को भी बूस्ट मिला है, क्योंकि बिजनेसमैन है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं बिजनेस करने में। पहले मल्टीपल लॉज थे तो वो एक्सपैंड नहीं करना चाहते थे, अभी सब एक्सपैंड कर पा रहे हैं क्योंकि सिंगल लॉ है। एंड ये तीन ही मेन है जो कि अपन को रखने हैं, और ये एक बार थोड़ा है ना हेडिंग को अच्छे से दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आता है तो अंदर का कंटेंट अपन अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, राइट। देन आता है सेकंड क्वेश्चन दैट इज explain with the help of example how a particular transaction of goods and services is taxed simultaneously under the CGST and SGST। तो जो अपन ने एग्जांपल किया था इंट्रा स्टेट वाला कि वहां पे CGST भी लग रहा था और SGST भी लग रहा था, वही अपन को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, और इन्होंने वही किया होगा मेरे ध्यान से, वैसे एग्जांपल है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन चालू हो रहा है ना, तो ये देखो यहाँ पे बोल रहा है कि साइमल्टेनियसली दोनों लेवी होती है, 100 रुपीज़ की सप्लाई की है और 10% की जीएसटी की रेट है, तो यहाँ पे 10-10 रुपए के दोनों वो हो जाएंगी, आगे इनको क्रेडिट मिल जाएगा 20 का, और उसके बाद में ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो सिंपल है, एक बार अगर आप रीड भी कर लोगे तो हो जाएगा, नथिंग टेक्निकल। वाई यू नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये अच्छा क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करने की जरूरत क्या है। सो यहाँ पे रीजन क्या था अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, दैट इज वेरी सिंपल कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो टैक्सेस इम्पोज करने के लिए है, वो इवेंट बताता था टैक्सेबल इवेंट क्या होगा, और टैक्सेबल इवेंट को दो पार्ट में ही बाइफरकेट किया हुआ था, एक तो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज पे, ठीक है, एंड सेकेंड था सेल के ऊपर। तो जो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस था उसके ऊपर जो इम्पोज करने का पावर था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में था, और जो सेल होती थी उसके पास में उसके ऊपर जो टैक्सेस इम्पोज करने का पावर था वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में था, ठीक है। इसीलिए वेट वगैरह लगते थे, वेट सीएसटी ये सब स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, ओके। और मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी या फिर सर्विस टैक्स जो फाइनेंस एक्ट से लगता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था पूरा। लेकिन यहाँ पे हमें लेके आना था कि सप्लाई के ऊपर है वो टैक्स इम्पोज करने का पावर, वो भी दोनों का, सेंट्रल का भी और स्टेट का भी साइमल्टेनियसली हो, तो वो कैसे इंश्योर कर सकते थे, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल को अमेंड किया गया और वहां पे लिखा गया कि सर्विसेज के ऊपर है वो दोनों ही सर्विसेज के सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर है वो टैक्स इम्पोज किया जा सकता है, एंड वो साइमल्टेनियसली दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करेंगी, ओके। तो मेन ये जो टैक्सेबल इवेंट था उसको सप्लाई करने के लिए है, वो मेन क्या हुआ था, आर्टिकल को अमेंड किया था। इसको एक बार जाके पढ़ भी लेते हैं। Between the central and state clearly demarcated in the constitution with almost no overlap between the respective domains. Right. The central had the power to levy tax on the manufacture of goods except alcoholic liquor for human consumption, opium and narcotics, etc. While the state had the power to levy tax on the sale of goods in case of the interstate sales. The central had the power to levy the central sales tax, but the tax was collected and retained entirely by the state government. As for services, it was the central alone that was empowered to levy service tax. ओनली सेंट्रल को पावर थी जो कि सर्विस टैक्स कलेक्ट करती थी सर्विसेज पे, ठीक है। अब नाउ क्या हो गया, अभी आफ्टर जीएसटी इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी नेसेसिटेट द अमेंडमेंट्स
अमेंडमेंट की जरूरत थी इन द कॉन्स्टिट्यूशन साइमल्टेनियसली एम्पावर टू बिकॉज सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को सप्लाई जो इक्वली टैक्सेबल पावर। इवेंट है उस पे दोनों को पावर मिले, क्योंकि पहले जैसे हाँ मैन्युफैक्चरिंग था तो उस पे सेंट्रल को था एंड सेल के ऊपर स्टेट को था, तो वो क्लियरली चलो डिमार्केटेड था, सर्विसेज के तो ऊपर उसी पे लगा सेंट्रल को सकते थे। पावर थी। यस, और अब इक्वल हो गई है दोनों को, इसीलिए अमेंडमेंट जरूरी थी कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट, ठीक है, ओके, नेक्स्ट में चले। यस नेक्स्ट यस। क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि लेवेबिलिटी होगी क्या जीएसटी पे या अदरवाइज पे ऑन द फॉलोइंग्स। ओके, देख, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड, टोबाकू एंड ओपियम, ये अपन अभी देख के भी आए थे, इसके ऊपर तो कभी लग ही नहीं सकता है, राइट, इसके ऊपर तो कभी लग ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं में सकता है, पावर ही नहीं है इसके लिए। राइट। एंड सेकंड, जो पेट्रोलियम क्रूड डीजल पेट्रोलियम है, इस पे जब जीएसटी काउंसिल डिटरमाइन करेगी उस डेट से लगेगा, राइट। अभी इस पे वैट ही लगता है। यस हाँ, यस, वैट एंड रही एक्साइज बात तोबाकू की, तो इसका क्या है, इसके ऊपर दोनों लगाते हैं मिलके, मतलब कि एक्साइज भी लगता है एज वेल एज जीएसटी भी लगता है। ओके, एंड ओपियम, इंडियन हेम्प एंड नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स, ये तो इलीगल ही है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इन पर्पज से यूज होते हैं तो इनके ऊपर भी बोथ होंगे, एक बार ये देख लेते हैं बी वाला पॉइंट। फोर्थ का, सॉरी फिफ्थ था वो, देखो, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये तो आउटसाइड द रियलम है। सेकंड, पेट्रोलियम क्रूड वगैरह है, तो यहाँ पे जब से जीएसटी काउंसिल डिटरमाइन करेगी उस दिन से लगेगा। थर्ड है तोबाकू, तोबाकू के केस में क्या है, यह विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी है और इसीलिए यह इसके ऊपर लेविएबल होगा तोबाकू के ऊपर, एज वेल एज यह सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी इसके ऊपर लगेगी। ओपियम, इंडियन हेम्प और इनका क्या है, ये बोथ हैं आर सब्जेक्ट टू जीएसटी एज वेल एज स्टेट एक्साइज ड्यूटीज, मतलब इन पे जीएसटी भी लगेगा और स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी, चाहे तंबाकू, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक ड्रग्स, नार्कोटिक्स, ओपियम, कुछ भी हो, सब कुछ लेवी इनके ऊपर। ओके, देन आता है नेक्स्ट, दैट इज द फिफ्थ हो गया हमारा। फोर्थ भी हो गया था क्या, फोर्थ एक बार रह गया था, यह डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। हाँ, ये अपन ने जब अपन रिकनसाइल कर रहे थे इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट वाले में, तो अल्टीमेटली जो डेस्टिनेशन स्टेट था उसी को रेवेन्यू जा रही थी, बस इसकी एक बार लीगल लैंग्वेज पढ़नी है, वो आप देख सकते हैं। फिर आता है 6 नंबर क्वेश्चन कि जो भी सिर्फ वैल्यू एडिशन होता है टैक्स की, ठीक है, उसके ऊपर ही जीएसटी, ओनली वैल्यू एडिशन इज टैक्सेड एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है? एक्सप्लेन मनता, रीजन कैसे वैलिड है? वैल्यू एडिशन पे एक तरह से अभी जीएसटी लग अपन रहा ने है, जो फाइनल इंट्रा कंज्यूमर इंटर को का तो भी किया वैल्यू था, एडिशन। तो उसमें जो एडिशनल अमाउंट वो हाँ, अपना जो एग्जाम्पल ऐड किया था उसके ऊपर ही लगा था। यहाँ पे बोला भी है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है एंड यह लेवी होता है ऑल स्टेजेस पे, राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द फाइनल कंजम्पशन, और इसीलिए प्रीवियस स्टेज पे आपको क्रेडिट मिलता जाता है, सेट ऑफ मिल जाता है, इसीलिए जो अल्टीमेट फाइनल कंज्यूमर है उसको जीएसटी बोन करना पड़ता है, राइट। या देन आता है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, फिर आता है 7, दैट इज व्हाट आर द कमोडिटीज व्हिच हैव बीन केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, जिनको जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया है, एग्जामिन द स्टेट ऑफ टैक्सेशन ऑफ सच कमोडिटीज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, मतलब आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी यू हैव टू एग्जामिन कि स्टेटस क्या है टैक्सेशन का। चलो कमोडिटीज, 7th क्वेश्चन ना, ये वही अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स और वही हो गया ना, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, राइट, पीछे था ना ये अपन ने पहले भी कर लिया एंड वही यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन कौन से हैं बस, ठीक है, ठीक है। इंडिया के अंदर डुअल जीएसटी, ये 7 क्वेश्चन वही है जहाँ पे अपन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कवर करते थे एंड कुछ कमोडिटीज को जिसके ऊपर बोथ एप्लीकेबल होता है, वो वाला है। डुअल जीएसटी है वो इम्प्लीमेंट किया गया है इंडिया में, ये इलाबोरेट कीजिए, सिंपल से ना यार, ऐसी जीएसटी आई जीएसटी कब से तो देख रहे हैं अपन, है ना, तो दोनों इम्प्लीमेंटेड है यहाँ पे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन तेरी बारी। ओके, डिस्कस द आर्टिकल 269(8) pertaining to levy and collection of GST on interstate supply। आर्टिकल बताना है इसमें 269(8, ये वो पढ़ सकते हैं हम ऊपर।
ओके, तो देखिए आर्टिकल 269 ए किसके लिए आया था, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट करता है जीएसटी का कि जो ये जीएसटी है वो इंट्रा के अंदर अपने देख लिया कि सीजीएसटी और एसजीएसटी पे जो टैक्स लेवी करने का पावर है वो किसके पास में है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिल गया। लेकिन अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो वहां पे यहाँ पे पावर को रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत थी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, बाद में ये बात अलग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपोर्शन कर देगी स्टेट के बाद साथ में जहाँ पे अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूम हुआ है, लेकिन कलेक्ट करने का जो पावर है वो सिर्फ सेंट्रल के पास रहना था और इसीलिए आर्टिकल 269 ए जो है वो पिक्चर में आया। ओके, और 269 ए क्या बोलता है, ये स्टिपुलेट करता है कि जीएसटी जो लेवी होगा वो इंटरस्टेट ट्रेड या कॉमर्स पे होगा जो कि लेवी एंड कलेक्ट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एंड बाद में वो अपोर्शन कर देगी जैसा कि पार्लियामेंट मैनर आपको डिटरमाइन करती है। ओके, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लेना और कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शायद 10 क्वेश्चन है इसके अंदर टोटल। तो देखिए आर्टिकल 246 ए बोलता है कि ग्रांट द पावर टू मेक लॉ विथ रेस्पेक्ट टू जीएसटी। ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किए गए थे ये दो ही मेजर सेक्शन थे, 246 तक था लेकिन 246 ए अभी नया इंट्रोड्यूस किया गया एंड 269 ए भी नया इंट्रोड्यूस किया गया। तो 246 ए क्या बोलता है कि सप्लाई के ऊपर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट यानी दोनों गवर्नमेंट को टैक्स इंपोज कर सकते हैं अदर देन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो एक बार देख लेते हैं 246 ए का आंसर क्या बोलता है। मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो से ना मैं एक कंपाइलेशन बना लूँ सारे क्वेश्चंस का आईडीटी के लिए भी जैसा मैंने एफआर में किया है, राइट ममता, ताकि क्वेश्चन का डिस्कशन है वो और ज़्यादा इजी रह जाए एंड हमें ज़्यादा माथापच्ची भी नहीं करनी पड़े और फटाफट सारे क्वेश्चंस भी हो जाए। ओके, आर्टिकल 246 ए स्टिपुलेट करता है पार्लियामेंट का कि लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव पावर टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू द जीएसटी एंड पार्लियामेंट के पास में एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। ठीक है, मतलब इंट्रा के लिए स्टेट और सेंट्रल दोनों, इंटर पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है लेकिन यहाँ पे जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो जब जीएसटी काउंसिल डेट नोटिफाई करेगी तब से इनके ऊपर जीएसटी लगने वाला है। गॉट इट, ये इसमें दिया हुआ है टोटल। यहाँ पे अपना चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है, टोटल 45 पेजेस का ये चैप्टर है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशन अपन ने डिस्कस कर लिया। हैव यू गॉट एनी क्वेश्चंस ममता, कोई क्वेश्चंस पूछना है? वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर सी कैटेगरी का है लेकिन हमने स्टार्ट इसी से करना अच्छा समझा बिकॉज ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है और हम जो आईडीटी के बाकी लेके आने वाले ना उसके अंदर पता है और भी कुछ एडिशन करने वाले हैं, दैट इज कि मैं पहले एक टॉपिक कवर करूंगा फिर ममता दूसरा टॉपिक एंड थोड़ा फनी भी रहेगा थोड़ा एंटरटेनिंग भी रहेगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी है वो आए और रियलिटी में होता क्या है साथ साथ में वो भी डिस्कस करते चलेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। कैन यू प्लीज टेल ममता एज वेल द सेम थिंग, रिपीट? प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हाँ, कमेंट करना प्लीज मत भूलना बिकॉज ये तो आपका धर्म है यार। ओके, सो बाय बाय।